गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन के लिए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता होना चाहिए। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड्स, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड था, दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड था। स्ट्रेट लाइन मेथड को किन किन नामों से जाना जाता है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, और व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन तो हमें फॉर्मूला लगाना है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही written down value method, when rate of depreciation is given, when rate of depreciation is not given, तो उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे की जानी है ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के बाद आइदर इन द वे ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, अब हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है वो सीखना है। आज लेक्चर 3 में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दो तरीके से किया जाता है। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, जब हम डेप्रिसिएशन को सीधा एसेट अकाउंट से चार्ज करते हैं, डायरेक्ट एसेट अकाउंट में हम डालते हैं, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। इसके लिए आप 11th भी जब एंट्री सीख रहे थे, जनरल एंट्रीज, तो आपने देखा था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, या जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है उस एसेट का नाम आ जाता है। बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट, ठीक है। दूसरा मेथड है व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जब हम डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एसेट पे चार्ज ना करके उसके लिए एक अलग गुल्लक बना लेते हैं, इस खर्चे के नाम से हम उस गुल्लक में कुछ पैसा जोड़ते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से, तो हम कहते हैं व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज या क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज या क्रेडिटेड टू एसेट। एसेट अकाउंट में नीचे एसेट लिखा जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट की जगह पर इस मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जाता है, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एसेट, एसेट पे चार्ज किया जा रहा है, लेकिन हम कहाँ रख रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। इन दो मेथड में ये फर्क है, राइट। अब इसके बाद ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, इस डेप्रिसिएशन को हमें खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। सेम एंट्री, ये डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पर भी डेबिट था, इसे ट्रांसफर करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों एंट्री सेम है। फर्स्ट एंट्री में डिफरेंस है, यहाँ पर हम एसेट लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। तो ये थे दो मेथड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके साथ हमें कुछ बातें और ध्यान में रखनी है, तभी हम प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो क्या है आपका, व्हेन एन एसेट इज परचेज्ड, जब भी बिजनेस के अंदर कोई एसेट परचेज की जाती है तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, आपने जर्नल एंट्री चैप्टर में सीखा। एसेट अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो भी एसेट खरीदी है, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, जो भी आप खरीद रहे हैं, दैट एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ अमाउंट आ जाता है, बीइंग दैट एसेट परचेज्ड, ठीक है। और जब कोई एसेट बेची जाती है तो हम एंट्री करते हैं पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये सिंपल जर्नल एंट्रीज आप पहले से सीख चुके हैं, यहाँ आपको रिवाइज कराया जा रहा है। जब भी कोई एसेट बेचेंगे तो मशीनरी गई तो दैट मशीनरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या एसेट डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो गई,
ये तो एंट्रीज हैं दोनों, एसेट को परचेज करने की, एसेट को सोल्ड करने की। अगर इनके साथ जीएसटी की एंट्री क्वेश्चन में दिया है, जीएसटी गिवन है, तभी करेंगे। अगर क्वेश्चन में जीएसटी नहीं है तो जीएसटी नहीं लिखेंगे। अब जैसे आपने एसेट खरीदी है और इसके साथ जीएसटी है, तो इनपुट जीएसटी आ जाता है, चाहे वो आईजी है या सीजीएसटी है, इनपुट आता है। और जब आप एसेट बेचते हैं, बेचने पर क्रेडिट होता है, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा या टू आउटपुट आईजीएसटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया आउटपुट और इनपुट के लिए लिखा जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम सिंपली ये एंट्रीज कर देंगे विदाउट जीएसटी। नेक्स्ट है पॉइंट जो आपको क्लियर होना चाहिए, व्हेन एन एसेट इज सोल्ड, जब कोई एसेट बेची जाती है बेटा, कोई भी एसेट, बिजनेस में अर्न प्रॉफिट, अकर लॉस और मे बी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब बेटा बिजनेस में एसेट एसेट के बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बिजनेस का काम नहीं है। दिस इज नॉट ऑपरेशनल प्रॉफिट या ऑपरेशनल लॉस। ये तो कभी कभी हम कोई एसेट को बदलते हैं, बेच कर नहीं लेते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हो जाता है तो ये हमारा अदर देन ऑपरेशनल है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए कि बताइए किसी एसेट को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उसको कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस का। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपका आंसर माइनस में आया तो लॉस होगा। जैसे सेल वैल्यू ऑफ द एसेट, ये फॉर्मूला है, पहले आप जो एसेट बेच रहे हैं उसकी सेल वैल्यू बताइए, माइनस उस एसेट की बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ये फॉर्मूला है जो आपको उस एसेट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बताएगा। ठीक है, अब ये तो आपको क्वेश्चन में पता चली जाता है, लेकिन ये बुक वैल्यू क्या चीज है, ये कैसे निकाली जाती है? तो बुक वैल्यू को निकालने का भी एक फॉर्मूला है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोल्ड एसेट। जो एसेट आप बेच रहे हैं, सपोज आपके पास 10 मशीनें हैं, तो 10 नहीं बेच रहे हैं आप, 2 बेच रहे हैं, तो 2 मशीनों का कॉस्ट प्राइस जो बेच रहे हैं आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोल्ड एसेट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड एसेट। अब आपने तो डेप्रिसिएशन 10 की 10 मशीनों पर लगाया, लेकिन ये कहते हैं 10 का नहीं, जो एसेट आप बेच रहे हैं, यानी अगर आप 2 एसेट बेच रहे हैं, कोई मशीन बेच रहे हैं, तो उस मशीन पर अभी तक पिछला सारा मिलाकर, टोटल वर्ड आ गया ना, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड एसेट, जो एसेट बेची जा रही है उसका अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन। अगर हम कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं तो वो आता है बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू को कहाँ रखते हैं, यहाँ सेल में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर प्लस में है तो प्रॉफिट हुआ, माइनस में है तो लॉस हुआ। अब आता है कि इनकी एंट्रीज कैसे की जाए। अगर आपको लॉस होता है तो लॉस होने पर एंट्री कैसे की जाएगी? लॉस होने पर डेबिट होते हैं लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, किस पर हुआ, मशीन पर हुआ। और अगर बिजनेस में यहाँ लिखोगे बीइंग लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, नरेशन लिखोगे। और अगर आपको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होने पर रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करा, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट होने पर। ये सारी एंट्रीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपरली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चंस को करने से पहले इस वीडियो को 2 बार 3 बार, जब तक आपके जहन में अच्छे से समा नहीं जाए तब तक आप इसको देखते रहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में इलिस्ट्रेशन नंबर 3 का डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना सिखाया था, सिर्फ उसके आगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताया था। उसी को कंटिन्यू करते हैं।
Ram Brothers purchased machine on 1st October 2016 at a cost of rupees 1,50,000 and spent 10,000 on its installation. दोबारा से समझा रही हूँ कि अगर किसी मशीन को इंस्टॉल करते हैं तो वो पैसा उसकी कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो इंस्टॉलेशन के पैसे को भी हमने क्या लिखना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये भी मशीनरी टू कैश, तो टोटल मशीनरी 1,60,000 की पड़ी। द रियलाइजेबल वैल्यू फॉर स्क्रैप और स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। ये अनुमान लगाया गया कि 10 साल के बाद इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है, यानी एस्टिमेटेड लाइफ की बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये है, राइट। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपका 31st March है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वो कहता है शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। अब क्वेश्चन में आपको बनाना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 सालों का। ये क्वेश्चन की डिमांड है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्रीज करने के लिए हमारे पास अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया है, जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड रेट कितना डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं दिया, तो हमें फॉर्मूले से वो अमाउंट निकालना होता है। तो सबसे पहले हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनता है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 1,50,000 और इंस्टॉलेशन मिला के, तो कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स। लेक्चर 2 में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। इससे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 15,000, 15,000, जो कि हर साल लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे मशीनरी अकाउंट का लेजर मांगा है, तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कहता है हमें वैसा सोचना और समझना है बेटा। आपने अक्टूबर 1 2016 को मशीन खरीदी थी, तो जर्नल एंट्री अपने दिमाग में लाइए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने मशीनरी अकाउंट डेबिट, जब आप मशीन खरीद रहे हैं तो ये डेबिट साइड इंक्रीज होगी, जब मशीन बेच रहे हैं तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूले में सीखा इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। उस फॉर्मूले से भी देख लीजिए, या आपको लेजर पोस्टिंग आती है, लेजर पोस्टिंग के हिसाब से भी जर्नल एंट्री अगर हम करें तो क्या होगी, तो हमारी जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हमें इसका लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू बैंक ये अमाउंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने ये एंट्री कर दी, कौन से ईयर में, ईयर का कॉलम, डेट का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने अक्टूबर 1 लिखा, ये एक्सपेंसेस का भी। अब क्योंकि हमारा साल जो अकाउंटिंग ईयर है वो मार्च 31 को खत्म होता है, तो जो अक्टूबर को शुरू हुआ, क्योंकि हमने पहली परचेज अक्टूबर को करी, तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी में बाय डेप्रिसिएशन आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मार्च 31 को लगाना है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखो, ये 1 साल का है, जबकि आपने मशीन खरीदी है अक्टूबर की 1 तारीख को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 months। ये डेप्रिसिएशन 6 months का लगेगा, क्योंकि आपने यूज करी है ये मशीन 6 महीने इस साल, तो इस साल 6 महीने का लगेगा। इसलिए जो 15,000 है आपका, वो 1 साल का डेप्रिसिएशन है। 15,000 का 6 महीने का निकालना है आपको, तो इनटू इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/12 से, जो कि हाफ हो गया, दैट इज 7,500। अब आपके पास ये मशीन थी टोटल 1,60,000 की, इसका टोटल आपने बिल्कुल इसके सामने यहां उतार दिया, इसमें से 7,500 माइनस किए, ठीक है। 7,500 माइनस होने के बाद अब आपकी मशीन का बैलेंस CD 1,52,500 रह गया, इसमें से ये माइनस करोगे तो, ठीक है। ये है आपका ईयर 2017 मार्च 31। अब
आपका अकाउंटिंग ईयर अगला शुरू होता है अप्रैल 2017, क्योंकि मार्च 31 के बाद तो क्या आएगा, 1 अप्रैल। तो यहाँ देखिए बेटा, ये 2017 अप्रैल 1, ये नेक्स्ट ईयर है। इसने 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए कहा है ना, तो हम कॉन्टिन्यूशन में बनाते हैं। अब ये जो बैलेंस था 1,52,000 का, ये आपका ये डबल लाइन है ना, ये 1 साल पूरा हो गया, यहाँ तक पूरा हो गया। देखिए इसके नीचे, पेन के नीचे। अब आपने क्या करना है, ये जो बाय बैलेंस सीडी था, ये इस साल में आकर बैलेंस बीडी हो जाएगा। ये देखिए, टू बैलेंस बीडी अगले साल के लिए। अब इस साल में आपने कुछ नहीं किया, इस साल पूरा यूज किया। अब जो अप्रैल 2017 को साल शुरू हुआ था, वो मार्च 31, 2018 को डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अब बाय डेप्रिसिएशन 15,000 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि 17 से 18 तक आपने पूरा साल मशीन यूज करी। और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन फिक्स है 15,000 रुपये। टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए 1 साल का 15,000 है। अब यहाँ देखिए, आपने ये टोटल्स, ये डबल लाइन के टोटल से ऊपर 1 साल खत्म हो चुका है। ये 17 और 18, 2017 और 2018 का ईयर है बेटा। इसमें ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, और कुछ नहीं परचेज किया। ये टोटल आपने यहाँ लिखा, इस टोटल को अब आपने यहाँ उतार दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ईयर था, ये आपका सेकंड ईयर है। इस 1,50,000 को यहाँ टोटल किया, इस टोटल को बिल्कुल इसके सामने ले गए, यहाँ उतारा, क्योंकि आपको बैलेंसिंग करने आते हैं लेजर। अब इस 1,52,000 में से ये 15,000 माइनस करे तो बैलेंस 1,37,000 बच गया। इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 1,37,500। अब इस साल का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अगले साल, अगला साल क्या आया आपका 2018 और 19, तो ये बैलेंस अगले साल में यहाँ उतार लिया गया, ठीक है। तो अगले साल में यहाँ टू बैलेंस बीडी आ गया, 1,37,500 यहाँ आ गया, राइट। अब 2018 और 2019 में आपने ये देखो, ये हमारा 1 ईयर है, ये वाला, ठीक है, टोटल से ऊपर। ये हमारा सेकंड ईयर है, ये हमारा थर्ड ईयर है। यहाँ आपने 1,37,500 यहाँ ब्रोट डाउन किया, इस टोटल को आपने यहाँ किया, क्योंकि थर्ड ईयर में भी आपने कुछ नहीं किया है, बस उस मशीन को यूज करा है। तो जैसे यूज करते जाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी लगाते जाएंगे। ये टोटल यहाँ आया, इस टोटल को यहाँ ब्रोट डाउन किया, इस टोटल में फिर 2019 मार्च 31 को आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। ये डेप्रिसिएशन सेम 15,000 लगा, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000। अब आपका बैलेंस कितना बचेगा, 1,37,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,22,500। तो आपका 3 इयर्स का ये मशीनरी अकाउंट बन गया। 4th ईयर में आपने इस बैलेंस को उतार कर छोड़ दिया कि 2019 है ना, मार्च 31, तो यहाँ अप्रैल 2019, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है वो आपको जरूर पता होना चाहिए, उसी हिसाब से अकाउंटिंग होगी। नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है, जैसे अप्रैल 2017 है तो मार्च 2018, अगला बनेगा अप्रैल 2018 और मार्च 2019, ये अकाउंटिंग ईयर हमारे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट बन गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए भी कहा गया है। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपको पता है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, आपको मैंने जर्नल एंट्री सिखाई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, यानी आप पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन के लेजर में टू मशीनरी आएगा, फिर आपने डाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, उस लॉस को ट्रांसफर किया, यानी डेप्रिसिएशन के अकाउंट में फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। यानी डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हर साल 2 लेजर जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग जानी है, हर साल 2, एक लगाने की और एक ट्रांसफर करने की। ये इस क्लास
जैसे पहले साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया 7,500, तो एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू मशीनरी आएगा। फिर आपने इसे ट्रांसफर कर दिया सेम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब आपका टोटल दोनों का बराबर, क्योंकि इसमें हम हर साल लगाते हैं, हर साल ट्रांसफर करके, इसका तो कोई बैलेंस बचता ही नहीं डेप्रिसिएशन का, ये तो एक एक्सपेंसेस है। दूसरे साल आपने 15,000 लगाया, तो आपने लिखा टू मशीनरी 15,000, इसका टोटल किया, ठीक है। इस टोटल को आपने फिर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, कोई बैलेंस नहीं। ऐसे तीसरे साल 15,500 का है, तो टू मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लेजर पोस्टिंग सोचो, जो मैंने आपको 2 एंट्री समझाई हैं उसको दिमाग में रखकर ही आपने ये करना है। फिर इसके बाद यहाँ ये वाला सेम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में भी चला गया 15,000। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं निकलता, क्योंकि वो साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन मशीनरी जब तक बेच नहीं दी जाती उसका बैलेंस कम होता चला जाता है, रिड्यूस होता है डेप्रिसिएशन लगाकर। इस क्वेश्चन की एक बार आप अपने आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्लास 14.47 पेज न्यू बुक का है, ओल्ड बुक का पेज देख लीजिए, पहले का होगा। इसमें आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं। 6, 7, 8 जो फॉर्मूले बेस हैं, अमाउंट निकालना सिखाया गया है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रेट लाइन मेथड जहाँ से स्टार्ट होता है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 भी करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके रखेंगे, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू बेटा।